तो हमारी ये एपिसोड इस तरह स्टार्ट होता है कि फेई मैडम शू को बताती है कि वो मयांक से मैरिज करने वाली हैं और उनको अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक लेटर जारी करने के लिए कहती है। जिसको इस बात को सुनकर मैडम शू उससे कहती हैं कि मुझसे होप है कि तुम और ये फेंग फ्यूचर में भी अच्छे कलीग रहोगे। तो फेई उनसे कहती है कि हाँ, ये फेंग ने ही मुझे ये फील करवाया कि मेरे लिए कौन सूटेबल पार्टनर है और हमें अपने लेवल से ऊपर का ड्रीम नहीं देखना चाहिए। तो मैडम शू उससे कहती हैं कि तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन को लव के बारे में एक्सपीरियंस की कमी होती है। अगर तुम्हारे सोच मैच होते हैं तो आप दोनों अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। तो फेई उनसे अपने लेटर के बारे में पूछती है, जिसके लिए मैडम शूज को येस कर देती हैं कि मैं इसे तुम्हारे लिए इशू कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में फेई मयांक से मिलने हॉस्पिटल आती है। जहां मयांक नहीं था तो वो उसके बारे में नर्स जो से पूछती है। तो नर्स बताती है कि वो मॉर्निंग में ही कहीं चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। जबकि दूसरी तरफ हम मयांक को फेई के घर पर देखते हैं, जहां वो मॉम डैड को बताता है कि वो फेई से जल्दी शादी करने वाला है, जिसको सुनकर मॉम डैड दोनों हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब फेई घर आती है तो मॉम डैड उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। उनकी इस बात को सुनकर फेई मयांक पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि हमने कल ये डिसाइड किया था कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे, फिर तुमने इनको बताया क्यों। जिसको सुनकर मॉम डैड दोनों को अपने साथ ले जाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। मॉम फेई से कहती है कि तुम बचपन से ही समझदार रही हो, पर जब तुम्हारी मैरिज की बात आई तो तुम बेवकूफ़ी कर रही हो और एक ऐसे पर्सन से मैरिज करने जा रही हो जिसका ऑलरेडी मेमोरी लॉस हो चुका है, और उनको शादी करने से मना कर देती हैं। जबकि दूसरी तरफ यही सेम बात डैड भी मयांक से कहते हैं कि तुम्हारे पास ना घर है ना सूटेबल जॉब, तो तुम फेई से मैरिज कैसे कर सकते हो, और वो भी उसको इसके लिए मना कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फेई मयांक पर गुस्सा करती है उसको मॉम डैड को ये बात बताने के लिए, जिसको सुनकर मयांक उससे कहता है कि मैं बस मैरिज से पहले अपने एल्डर का आशीर्वाद लेना चाहता था। मेरे मॉम डैड यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चला गया, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमें अपनी मैरिज को उनसे छुपाना क्यों है। तुम उनको बता क्यों नहीं देती कि तुम ये सारी अपने और टिंग के लिए कर रही हो। तो फेई उससे कहती है कि अगर उनको ये पता चला तो उनको काफ़ी बुरा लगेगा। जिसको सुनकर मयांक उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ही इसे ठीक करूंगा, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये फेंग मैडम शू से पूछता है कि मॉम, मैंने सुना है कि फेई मयांक से मैरिज कर रही है और आपने उनके मैरिज के लिए लेटर भी जारी किया है। तो मैडम शू उससे कहती हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तुमसे इंटेलिजेंट तो फेई है, जिसको ये पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम उसको परेशान करना बंद करो और लिंग यी को लेकर मूवी दिखाने जाओ। जिसको सुनकर ये फेंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम मूजिंग और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ फ्रेंड मूजिंग को अपने साथ कल मूवी देखने के लिए कहती है, जिसके लिए मूजिंग रेडी हो जाती है। इधर मॉम डैड फेई की मैरिज को लेकर परेशान होते हैं। मॉम डैड से कहती है कि आखिर फेई मयांक को कैसे पसंद कर सकती है। तो डैड उनसे कहते हैं कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो पहले की तरह नहीं रही है। जिनकी इस बात को सुनकर मॉम कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में कू हुआ मूजिंग से मिलने उसके डिपार्टमेंट आता है और उसको अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। तो मूजिंग उसके वॉक पर जाती है, जहाँ कू हुआ मूजिंग को अपने साथ शादी करने के लिए पूछता है। जिसको सुनकर मूजिंग थोड़ा हैरान होती है और मैरिज के लिए उसको येस कर देती है। जिसको सुनकर कू हुआ खुश होता है। जबकि दूसरी तरफ डैड मिस्टर लियू के साथ चेस गेम खेल रहे थे, तभी वहाँ मयांक आता है। तो डैड वो ये गेम उसकी वजह से हार जाते हैं, तो वो मिस्टर लियू के साथ इसके लिए आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। जिसको सुनकर मयांक मिस्टर लियू के साथ गेम खेलने लगता है, और कंडीशन ये थी कि अगर मयांक ये गेम हारेगा तो वो मिस्टर लियू को एक चेस का पैकेट और 2 वाइन की बोतल देगा, पर अगर मिस्टर लियू हारेंगे तो वो 1 वीक तक मयांक को वाटरमेलन खरीद कर देंगे, जिसके लिए मिस्टर लियू मान जाते हैं। जबकि डैड मयांक को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मयांक ये गेम हार जाएगा। तो मयांक उनसे कहता है कि अंकल, आप मुझ में बिलीव कीजिए, मैं नहीं हारूंगा। दूसरी तरफ फेई जब शॉप पर मॉम के लिए मेकअप का कुछ सामान बाय कर रही थी, तभी वहाँ लिन मेई आती है और उससे कहती है कि ये सामान किस लिए है, क्या तुम्हारा रिलेशन ये फेंग के साथ इतना आगे बढ़ गया है। तो वो उसे बताती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। जबकि इधर मयांक मिस्टर लियू को बहुत बार हरा देता है, जिसको देखकर सब लोग डैड की मयांक से तारीफ करने लगते हैं, जिसको सुनकर डैड को काफ़ी खुशी होती है। जबकि दूसरी तरफ फेई लिन मेई से अपनी और मयांक के साथ मैरिज वाली बात बताती है। तो लिन मेई उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम एक ऐसे पर्सन से मैरिज कैसे कर सकती हो जिसका मेमोरी लॉस हुआ है। अगर मैं इसके लिए रेडी भी हो जाऊं, फिर भी तुम्हारा भाई इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेगा, और उसको शादी करने से मना करती है। तो फेई उससे कहती है कि ये मैरिज मेरे भाई के लिए नहीं, बल्कि मेरे अपने भी कुछ रीज़न है, और अगर भाई की बात है तो तुम उनको इसके बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया
पाया तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। उसकी इस बात को सुनकर लिन मेई इस बात को टिंग से सीक्रेट रखने के लिए मान जाती है, जबकि दूसरी तरफ मयांग डैड को ये फेंग के बारे में सारी बातें बताता है कि फेई ने उसके साथ मैरिज करने से मना क्यों किया, जिसको सुनकर डैड ये फेंग पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मैं तुम दोनों के रिलेशन के लिए मान जाऊं तो क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस करोगे कि तुम फेई का हमेशा ख्याल रखोगे। तो मयांग इसके लिए तुरंत यस कर देता है, जिसको सुनकर डैड उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट सीन में मूजिंग डायरेक्टर वू को अपनी शादी का स्वीट देती है और उनको बताती है कि वो और कू हुआ जल्दी ही मैरिज कर रहे हैं, जिसको सुनकर डायरेक्टर वू उससे कहते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है और क्या तुम कू हुआ के बारे में सब कुछ जानती हो कि उसका पहला रिलेशन कैसे टूटा था। तो मूजिंग उनसे कहती है कि मेरे लिए ये सब उतना मायने नहीं रखता है, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ फेई मयांग को अपना लाया हुआ मेकअप का सामान देती है और उससे कहती है कि जब तुम मेरी मॉम से मिलना तो ये उन्हें दे देना और कहना कि ये सामान तुमने उनके लिए खरीदा है, जिसके लिए वो यस करता है। फिर हम डैड को देखते हैं जो सबको अपनी बुक दिखाते हैं जिसको मयांग ने उनके लिए बनाया था। उसको देखकर सब लोग डैड की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ मयांग फेई के साथ आता है तो डैड उनको ऊपर जाने के लिए कहते हैं, जिनको इतने अच्छे से बातें करते हुए देखकर फेई शॉक्ड होती है कि भला ये दोनों कब इतना क्लोज आ गए। और जब वो उसके साथ घर जाती है तो वहाँ मयांग से पूछती है कि आखिर डैड तुमसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। तभी वहाँ डैड आते हैं और फेई से पूछते हैं कि बेटा तुम मुझसे सच बताना कि तुम इससे शादी क्यों करना चाहती हो। तो वो कहती है क्योंकि मयांग मुझे और मेरे ड्रीम का रिस्पेक्ट करता है, जिसको सुनकर डैड उससे कहते हैं कि मुझे बस इतना ही जानना था, अब देखते हैं तुम्हारी मॉम इसके लिए रेडी होती है या नहीं। फिर हम मॉम को देखते हैं, जब वो घर आ रही थी तो सारे नेबर्स उनसे मयांग की तारीफ करते हैं और उनसे मैरिज की स्वीट्स मांगते हैं, जिसको सुनकर मॉम उनसे कहती है कि मयांग मेरा सन इन लॉ नहीं है। और जब वो घर आती है तो दोनों से पूछती है कि ये सब किसने किया है, तो दोनों कहते हैं कि वो उन्होंने किया है। तो मॉम फेई पर काफी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब अपने भाई के लिए कर रही हो ताकि उसकी शादी लिन मेई से हो सके। तो फेई उनसे कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, अगर ये सिर्फ भाई के लिए होता तो मैं ये फेंग से भी मैरिज कर सकती थी, पर ये भाई के लिए नहीं है, मेरे अपने भी कुछ रीज़न है। मैं किसी के सामने अपने आप को छोटा फील नहीं करना चाहती। मयांग मेरे मैरिज के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो मुझे और मेरी ड्रीम को समझता है, इसलिए मुझे इसे मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी इस बात को सुनकर मयांग से काफ़ी प्यार से देखने लगता है। जब वो रेडी होकर हॉस्पिटल से जा रहा था तो नर्स जो की पूछने पर वो बताता है कि मैं आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ, जबकि दूसरी तरफ फेई और मॉम डैड सिविल ब्यूरो के सामने उसके आने का वेट कर रहे थे। बट काफ़ी टाइम होने के बाद भी जब मयांग नहीं आता है तो मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है, तो डैड भी उनके पीछे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फेई लिन में इसे पूछती है कि सच बताओ, क्या तुमने भाई को हमारी मैरिज के बारे में बता दिया है, तो क्या वो मयांग से मिलने गए थे। तो वो हाँ करती है, जबकि दूसरी तरफ हम टिंग को देखते हैं जिसने मयांग को एक ट्री से बांधा हुआ था और वो उसे एक नाइफ को लेकर डरा रहा था। तभी वहाँ फेई लिन मेई के साथ आती है और टिंग पर गुस्सा करने लगती है कि भाई आप इसके साथ ये क्या कर रहे थे। तो टिंग उससे कहता है कि मैं तो बस इसे डरा रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब मेरे और लिन मेई की शादी के लिए कर रही हो, पर इसके लिए तुम एक ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकती जिसका ऑलरेडी मेमोरी लॉस हो चुका है। तो फेई उससे कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पीछे मेरे अपने भी कुछ रीज़न है। आप लिन मेई से पूछो कि क्या वो आपको इसलिए पसंद करती है क्योंकि आपके पास घर है। जिसको सुनकर टिंग मयांग से कहता है कि अगर तुमने कभी मेरी सिस्टर को हर्ट किया तो मैं तुम्हारा हाथ पैर बांध कर रिवर में फेंक दूंगा। जिसको सुनकर वो उससे कहता है कि डोंट वरी भाई, मैं फेई को कभी हर्ट नहीं करूंगा। और दोनों वहाँ से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। देन फिर हम सबको उनकी शादी को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ फेई लिन मेई और टिंग को भी जल्दी से मैरिज करने के लिए कहती है। फिर सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। अगले सीन में मयांग मॉम के उसी पुराने रेडियो को ठीक करता है जो फेई से हॉस्पिटल में खराब हो गया था। उसको देखकर मॉम उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी ठीक कर सकते हो। फिर मॉम टिंग को लिन मेई को उसके घर छुड़ाने जाने के लिए कहती है, तो वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मॉम फेई और मयांग को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है, तो मयांग उनको मना करता है और बताता है कि मैंने पहले ही रेंट्यूम ले लिया है। जिसको सुनकर मॉम फेई को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसको बताती है कि आज उसकी फर्स्ट नाइट है, तो आज उसे क्या करना है। जिसको सुनकर फेई काफ़ी एम्बैरस फील करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम दोनों को जियांगचेंग नंबर 2 गेस्ट हाउस में देखते हैं, जहाँ फेई
कमरे में एक बेड को देखकर काफ़ी एम्बैरस होती है। देन फिर जब मयांक नहा कर आता है तो वो उसको एक मैरिज एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती है, जिसको सुनकर मयांक जल्दी से उस पेपर पर साइन कर देता है और उसको बताता है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। जिसको सुनकर फेई उससे पूछती है कि फिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि पहले मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, पर अब हमारी शादी हो गई है तो अब मुझे इसका कोई डर नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि फिर हम अब कहाँ सोएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है। तो वो कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों को अपने अपने जगह पर सोते हुए देखते हैं, जहाँ फेई मयांक से कहती है कि अगर इसके जैसा हमारा घर हुआ तो मैं उसे अपने तरीके से अरेंज करूंगी, जिसके लिए मयांक अग्री करता है। नेक्स्ट सीन हम टिंग को जियांगचैंग से वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ लिन में ही उससे कहती है कि इस बार तुमने पहले की तरह मुझे इग्नोर किया तो मैं तुमको सच में छोड़ दूंगी। जिसको सुनकर टिंग उससे पहले के लिए माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो वापस जियांगचैंग आएगा तो दोनों अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जिसको सुनकर लिन में ही खुश होती है और उसको केयरफुली जाने के लिए कहती है, तो टिंग वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम फेई और मयांक को मैडम शू के पास देखते हैं, जहां फेई उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उनसे यूनिट देने की बात कहती है, जिसको सुनकर मैडम शू उनको मना कर देती है। तो फेई उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि यूनिट के लिए जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें लिंग यी का भी नाम है, पर वो तो अनमैरिड है, फिर वो इसके लिए एलिजिबल कैसे हो सकती है। जिसको सुनकर मैडम शू लिंग यी का सपोर्ट करते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या हुआ अगर तुमने एक हीरो से मैरिज किया है। जिसकी इस बात को सुनकर फेई भी उन पर गुस्सा करने लगती है। तो मयांक उसको शांत कराता है और उसे वहां से लेकर बाहर आता है। तो फेई उससे कहती है कि तुमने मुझे रोका क्यों। तो वो कहता है कि तुमने देखा नहीं मैडम शू तुमसे कैसे बात कर रही थी, क्या होगा अगर वो तुमको काम से निकाल दें। जिसको सुनकर फेई वहीं रोने लगती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी हार्ड वर्क करूं पर मैं अपनी मनपसंद लाइफ नहीं जी सकती। जिसको सुनकर मयांक उसको रोने से मना करता है और अपने साथ वहां से लेकर जाता है। जबकि दूसरी तरफ मॉम डैड अपनी 30th मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। डैड मॉम का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने उनका इतने टाइम तक साथ दिया और उनको एक फैमिली दी। जिसको सुनकर मॉम भी उनको थैंक्स कहती है। तभी वहां फेई मयांक के साथ आती है, जिनको वहां देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब मयांक और फेई खाना खा रहे थे तो फेई उनको मैडम शू की कही गई बातों को बताती है, जिसको सुनकर मॉम डैड मैडम शू पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब उसी की गलती है, वो कभी भी अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करती है। तो मॉम दोनों से कहती है कि ये तुम्हारा घर है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो। तो फेई उनसे कहती है कि फिर भाई का क्या होगा। तो मॉम उससे कहती है कि अभी तुम अपने भाई के बारे में मत सोचो, तुमसे जितना हो सका है तुमने उनके लिए ऑलरेडी किया है, अभी तुम न्यू मैरिड कपल हो तो तुमको हैप्पी रहना चाहिए। जिनकी इस बात को सुनकर फेई को काफी अच्छा लगता है। फिर रात जब फेई और मयांक सो रहे थे तो फेई उससे कहती है कि मुझे पता है कि मैंने तुमको भी अपने साथ प्रॉब्लम में डाल दिया है। मॉम डैड भले ही डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे पर उनको भी हमारी काफी टेंशन होगी। तुमने मॉर्निंग में कहा था कि तुम्हारे पास यूनिट को वापस पाने का रास्ता है, तो वो क्या है। तो मयांक अपनी वॉच में टाइम देखता है और कहता है कि चलो अपनी यूनिट को वापस लेने चलते हैं। जिसको सुनकर फेई हैरान होती है, इतनी रात को। फिर दोनों चुपके चुपके घर से निकलकर फैक्ट्री आते हैं और मैडम शू के ऑफिस में जाकर सो जाते हैं। जब दोनों साथ में सो रहे थे तो फेई मयांक से पूछती है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि हमारा ये प्लान काम करेगा। तो मयांक उससे कहता है कि अगर ये प्लान काम नहीं करेगा तो हम तब तक यहाँ आकर सोते रहेंगे जब तक मैडम शू हमें ये यूनिट दे नहीं देती, क्योंकि ये यूनिट हमारा है। जिसकी इस बात को सुनकर फेई भी उससे अग्री करती है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम शू जब अपने ऑफिस में आती है तो उनको वहां सोते हुए देखकर उनसे कहती है कि तुम दोनों सच में काफी शेमलेस हो। नेक्स्ट सीन में मैडम सू जब दोनों को अपने ऑफिस में सोते हुए देखती हैं तो वो उन पर गुस्सा करने लगती हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम जहाँ चाहो वहाँ सो सकते हो, ये मेरा ऑफिस है, तुम इसमें ऐसे नहीं सो सकते। तो फेई उनसे कहती है कि मैंने मियोयांग को इसके लिए काफ़ी रोकने की कोशिश की पर ये माना ही नहीं, इसलिए मैं भी इसके पीछे यहाँ आ गई। जिसकी इस बात को सुनकर मियोयांग मैडम सू से कहता है कि किसी ने हमारे घर को हमसे छीन लिया था, तो क्या आप हमसे ये उम्मीद करती हैं कि हम रोड पर जाकर सोएं। जिसकी इस बात को सुनकर मैडम सू गुस्से में कहती हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों कहाँ सोते हो, पर तुम यहाँ मेरे ऑफिस में नहीं सो सकते। तो फांगलेन उनको गुस्सा करने से मना करती है, जिसको देखकर मियोयांग उससे कहता है कि ओह तो तुम फांगलेन हो, मुझे उस दिन की कुछ कुछ बातें याद हैं कि बारिश वाले दिन क्या हुआ था। फिर उसी दिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब मियोयांग
सबकी जान बचा रहा था, तब वो फांगलिन और उसके बॉयफ्रेंड को साथ बातें करते हुए देखता है। फांगलिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इसलिए अगर किसी ने तुमको मेरे साथ सोते हुए देख लिया तो पूरी फैक्ट्री में मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। प्रेजेंट में फांगलिन इस बात को याद करके डरने लगती है। फिर जब म्यूयांग मैडम सू को ये बात बताने वाला था, तभी फांगलिन उसको रोक देती है और मैडम सू से कहती है कि मैं इनको अपना घर देना चाहती हूँ, जिसको सुनकर मैडम सू उसकी तारीफ करती हैं और दोनों को अपने घर जाने के लिए कहती हैं, जिसको सुनकर फेई और म्यूयांग काफ़ी खुश होते हैं। तो फांगलिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो उस घर की दीवार को खराब कर रही थी, तभी वहाँ फेई और म्यूयांग आ जाते हैं और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तो फांगलिन उनसे कहती है कि मैंने इसको अपने पैसों से पेंट किया है, तो मैं जैसे चाहूँ इसे बिगाड़ सकती हूँ, जिसको सुनकर म्यूयांग उससे कहता है कि जब तक तुम फेई को परेशान नहीं करोगी तब तक मैं उस बात को भूल जाऊंगा जो मुझे याद नहीं रखना चाहिए, जिसको सुनकर फांगलिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद म्यूयांग फेई को अपने साथ दीवार पेंट करने के लिए कुछ कलर्स बाय करने जाता है। जहाँ जाते समय फेई म्यूयांग से पूछती है कि फांगलिन तुमसे इतना डरती क्यों है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता है। फिर हम अपने सेकंड कपल को देखते हैं, जहाँ क्यू हुआ म्यूजिंग को अपने पेरेंट्स से मिलने लाता है। म्यूजिंग को देखकर मॉम डैड उसका अपने फैमिली में आने के लिए वेलकम करते हैं और बताते हैं कि अब जब तुमने क्यू हुआ के साथ मैरिज कर ली है तो अब तुम उस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हो। तभी वहाँ मेड क्यू हुआ के ग्रैंडमा को लाती है, जो मेंटली थोड़ी इल थी। वो म्यूजिंग को देखकर उसे बार बार यान कहती है और उसे रेड एनवेलप देती है, जिसको देखकर म्यूजिंग थोड़ी हैरान होती है। तो क्यू हुआ मेड को ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जबकि इधर फेई और म्यूयांग अपनी दीवार को पेंट कर रहे थे और यहाँ वे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ म्यूजिंग जब अपने कमरे में थी, तभी वहाँ म्यूयांग आता है। तो वो उससे यान के बारे में पूछती है कि क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं उसकी तरह दिखती हूँ इसलिए तुमने मुझको मैरिज के लिए प्रपोज किया था। क्या डायरेक्टर वू को भी यान के बारे में पता था? तो वो हाँ करता है और बताता है कि डायरेक्टर वू यान के अंकल हैं, जिसको सुनकर म्यूजिंग हैरान होती है और कहती है कि इसलिए वो मुझसे बार बार तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछ रहे थे कि क्या मुझे ये पता है, पर उन्होंने कभी भी इस बात को डायरेक्ट नहीं बताया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो ये समझ रही थी कि मुझे प्यार मिल सकता है। तो क्यों हुआ उससे पूछता है कि अगर मेरी फैमिली रिच नहीं होती तो क्या तुम फिर भी मुझसे मैरिज करती? तो वो भी उससे पूछती है कि तुम बताओ, क्या मैं यान की तरह नहीं दिखती तो तुम मुझसे मैरिज करते? अब जब हम दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने फ़ायदे के लिए मैरिज किए हैं तो हम इसे अच्छे से निभाएंगे। फिर वो अपना ड्रेस निकाल कर पूछती है कि बताओ हम दोनों में से किसका फिगर अच्छा है, जिसको सुनकर क्यों हुआ उसको किस करने लगता है और थोड़ी देर बाद रुक कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद म्यूजिंग को काफ़ी इंसल्टेड फील होता है। फिर हम फेई को उसकी फैक्ट्री के कैफेटेरिया में लंच करते हुए देखते हैं। जब वो अपना लंच कर रही थी तभी उसके पास उसी की फैक्ट्री की एक लेडी आती है और उसको अपने साथ कॉन्डम लेने चलने को कहती हैं। जहाँ जाकर फेई को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो लेडी उसको रोकती है और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम ऑलरेडी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हो, जिसको सुनकर बेचारी फेई तो और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है। फिर हम लिंगी को अंकल फू के पास देखते हैं, जहाँ अंकल फू उसके पेपर वर्क को देखकर उसे ग्रेजुएशन के बाद यहाँ काम के लिए आने को कहते हैं। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ म्यूयांग आता है और उनको बताता है कि उसने फेई से मैरिज कर ली है, जिसको सुनकर अंकल फू उसे फेई को अपने साथ डिनर के लिए घर लाने को कहते हैं, जिसके लिए म्यूयांग यस करता है। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर लिंगी हैरान होती है। म्यूयांग जब वहाँ से जाता है तो वो भी उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बुरा मत समझना, मेरे पास उस समय टाइम नहीं था, इसलिए मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आई थी। जिसको सुनकर म्यूयांग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिसकी वजह से तुम मेरी केयर करती, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम फेई और म्यूयांग को साथ में रूफटॉप पर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ फेई म्यूयांग से घर के फर्नीचर के बारे में बात कर रही थी। तभी उसके बैग से वो कॉन्डम का पैकेट गिर जाता है, जिसको देखकर म्यूयांग उससे इसके बारे में पूछता है कि ये क्या है। तो फेई उससे वो लेने की ट्राई करती है, तो म्यूयांग उसको देने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं घर जाकर मॉम डैड से इसके बारे में पूछ लूंगा। जिसकी इस बात को सुनकर फेई उसको बताती है कि ये उसे फैक्ट्री में मिला है। बाद में हम उनको मॉम डैड के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। फिर जब फेई अपने कमरे में अपनी सेविंग के पैसों को जोड़ रही थी तभी वहाँ म्यूयांग आता है और उसको अपने सारे पैसों को उसे रखने के लिए देता है। फिर म्यूयांग अपनी स्केच की क्लास करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यों हुआ जब एक सर्जरी परफॉर्म करके आता है तभी वहाँ म्यूजिंग उसके लिए लंच लेकर आती है, जो येलो ड्रेस में काफ़ी प्रिटी लग रही थी। वो क्यों हुआ को लंच देती है और बताती है कि मॉम ने मुझे बताया कि सर्जरी के बाद तुमको काफ़ी पसीना होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ गई। तो वो उसे अपने साथ खाने के लिए कहता है, तो म्यूजिंग उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ फेई और म्यूयांग अपने घर के लिए कुछ
फर्नीचर बाय करने आए हुए थे। उन सभी सामान को देखकर म्यू यांग उसे लेने से मना करता है और कहता है कि हमारी अभी अभी मैरिज हुई है, तो क्या हमें अपने घर के लिए सेकंड हैंड सामान खरीदना चाहिए। तो फेई उसे कुछ भी कहने से मना करती है। फिर वो एक बेड को देखकर उसी को लेने को कहती है, जो हॉस्टल के बेड की तरह लग रहा था। फिर अगले सीन में वे सारे सामान को अपने घर में स्विफ्ट करते हैं, जिसमें मॉम डैड भी उनकी हेल्प करते हैं। बाद में सारा काम कंप्लीट होने के बाद जब दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ उनकी नेबर चीफ वांग आती है और फेई से कहती है कि मुझे लगा ही नहीं था कि हम एक नेबर्स बनेंगे। फिर वो उनके बेड को देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में नहीं सोते हो। उनकी इस बात को सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर इसी सीन के साथ हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सरांगे, बाय बाय।